हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नया टॉपिक दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इससे पहले कि हमने जितनी भी वीडियोस कवर कर ली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक दैट इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अगर कोई एक रिजिड बॉडी ये है, ठीक है, मान लो कोई इसका एक ये पार्टिकल है, इसका एक ये पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर मैं प्रेस करती हूँ, यानी कि इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो भी इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। जैसे कि ये है ब्लैक, ये है रेड, दो मान लो पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इसको से प्रेस कर रही हूँ, स्टिल इनके बीच का जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसे मैं रिजिड बॉडी कहूँगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये है, मान लो ये कोई एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, इन पे फोर्स लगा रही, तो देखो इनके बीच में पार्टिकल में क्या हो गया? चेंज हो गया डिस्टेंस। तो यानी कि दिस इज़ नॉट अ रिजिड बॉडी। क्लियर है ये बात? तो ये होती है एक रिजिड बॉडी। अब इस एक रिजिड बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब वो बैलेंस्ड होती है ना, बैलेंस्ड होती है। अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, इक्विलिब्रियम यानी कि वो बॉडी जब होती है बैलेंस्ड होती है। अब बैलेंस्ड को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ रिजिड बॉडी इज सैड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। कि हम कह सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है अगर उसके दोनों लीनियर मोमेंटम भी और एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब इसको हम अच्छे से ना समझते हैं, फॉर्मूलाज लगा के समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई एक बॉडी है और ये एक सीधी लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको छोटे छोटे क्लूज से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना, दैट इज़ अ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर जो एंगल बनाती है यानी कि रोटेट करने वाला। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि जब ये आगे चल रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, तो जो भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं उसको, जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है। लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया एक, जब एक बॉडी स्ट्रेट चल रही है, तो मान लो यहाँ पर कुछ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी, 2 या 12 सेकेंड के बाद वो फिर से ही सेम 10 मीटर की ही वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी है 12 सेकेंड के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ भी वही थी, यहाँ भी उसकी वही वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। एंड जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि मास तो सेम ही रहेगा। अगर मान लो ये 100 किलो की है, ठीक है, तो 100 किलो यहाँ के कम थोड़ी हो जाएंगे या ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो मास इनटू वेलोसिटी, जो इसका मोमेंटम यहाँ पे है 1000, ठीक है, 1000 kg पर सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद भी वही था। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि अभी हम सीधी लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, वैसे तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दोनों लीनियर और एंगुलर दोनों हमारे कांस्टेंट रहें। और इसमें से हमने पहले एक केस उठा लिया लीनियर का। अगर लीनियर खाली हमारा कांस्टेंट है, देन उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हुआ किस वजह से, इसका रीज़न क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो याद करिए,
अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं देती हूँ, यानी कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करती, मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रही हूँ, तभी तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तभी इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। कुछ सुना सुना लग रहा है? यस, 9th में हमने पढ़ रखा है ना, क्या पढ़ रखा है हमने कि external force is directly proportional to rate of change of momentum, ये पढ़ रखा है हमने। तो अकॉर्डिंग टू हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ था उसका, ठीक है। जो फोर्स होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ कि मोमेंटम उसका कांस्टेंट है? कि अगर हमारा क्या हो, फोर्स हमारा क्या हो, ज़ीरो हो, हमने कोई फोर्स नहीं दिया, तो दिस इज़ ओनली हैपनिंग या दिस इज़ ओनली पॉसिबल अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ज़ीरो है। तो अगर मैं फोर्स यहाँ ज़ीरो पुट कर देती हूँ तो dp/dt, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा p है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। p मतलब कि हमारा जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। तो मोमेंटम कांस्टेंट तभी आएगा अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। अगर फोर्स दे दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाती, वेलोसिटी चेंज हो जाती, मोमेंटम चेंज हो जाता, तो हम उसको इक्विलिब्रियम में नहीं बोल पाते। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड क्या होना चाहिए, ज़ीरो। एक और भी तो केस हो सकता था, क्या, कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, वो यहीं पर ही रुकी थी, ठीक है, इनिशियली वो रुकी हुई थी और 12 सेकंड के बाद भी वो रुकी ही हुई थी, फाइनल भी उसकी ज़ीरो थी, तो अभी भी तो चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम भी नहीं हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो केसेस बनते हैं। अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बनता है? सबसे पहले तो हमारा जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दूसरी बात क्या आ सकती है कि अगर हमारी जो बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि हमने अभी देखा कि P जो था वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और अगर मेरी V भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये हो गया पहले, ठीक है, कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो ये हो गया कांस्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस केस में आ गया आपके पास, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी जो है वो किस पे है, रेस्ट पे है, यानी कि वेलोसिटी ही ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो भी क्या होता है, ये होता है ज़ीरो, एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। तो ये दो आपके पास केसेस बन जाते हैं। क्या? पहला तो अगर बॉडी जो है वो किस में मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही हो। दूसरी क्या हो कि अगर बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। दोनों ही केसेस में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा है, और उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब हम सेकंड की बात करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी एनालॉजी से हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, जो लीनियर फोर्स लग रहा था वो ज़ीरो था, तो यहाँ पे अगर रोटेट करने वाला फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क, अगर हमारा ज़ीरो हो जाता है तो क्या होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क का इससे रिलेशन क्या है, तो डी पी। अब ये लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है, ठीक है। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब अगेन इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ के ऊपर घुमाने वाला फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो घूमेगी नहीं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो, यानी कि या तो कांस्टेंट हो गया। या दूसरी बात, अगर वो घूम रही है और वो कॉन्स्टेंटली घूम रही है और उसको हम और घुमाने वाला फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में घूमती रहेगी, है ना, सेम चीज़ में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये दोनों केसेस बनते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आती है इसके पास यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर कोई चीज़ घूम रही है एंड वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, यानी कि घूमने वाली वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। तो अगर हमारा ये कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी
ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो गई 0, है ना। तो इस केस में भी जो है हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो अब वो रोटेट नहीं करेगी, यानी कि रोटेट करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बैलेंस कर लिया या फिर रुक जाएगी। तो ये दो ही केसेस होते हैं, या तो कोई बॉडी रुक गई है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, तो दोनों ही केसेस में हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड की हम बात करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन की। सो थर्ड वन इज अब दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसके अंदर दोनों होते हैं, ठीक है। अब दोनों का क्या मतलब है, दोनों का ये मतलब है कि अगर इफ एफ एक्सटर्नल भी हमारा 0 हो जाए एंड टॉर्क एक्सटर्नल भी हमारा 0 हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, बॉडी हमारी खड़ी रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, यानी कि ना तो उसको लीनियर वाला फोर्स मिल रहा है, आगे चलने के लिए भी फोर्स नहीं मिल रहा, घूमने के लिए भी फोर्स नहीं मिल रहा, तो हमारी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो ना ही वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ना ही वो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रही है, ना ही वो रोटेशनल, यानी कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, तो यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये तो हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या बात हो रही है, या तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट v है, एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से भी है, ठीक है, यानी कि एक तो बॉडी जो है वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, तो v कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम भी रही है, तो ऐसे ऐसे घूम भी रही है, तो कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी प्लस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे सीधा भी चल रहा है और ऐसे ऐसे से भी मूव कर रहा है, दोनों कांस्टेंट मोशन से, उस कॉम्बिनेशन को भी हम क्या बोलेंगे, क्या है वो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इनका आपस में रिलेशन क्या है, टाउ इक्वल्स टू r क्रॉस f। तो इफ दिस 0 दिस 0, इफ दिस कांस्टेंट दिस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या कोई ऐसा भी इक्विलिब्रियम होता है कि भाई किसी एक में ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल ना हो, किसी में रोटेशनल हो तो ट्रांसलेशनल ना हो? हाँ, होता है, और उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम अगर उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल हो, रोटेशनल ना हो, और वाइस वर्सा, या सिर्फ रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, आधा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसके अंदर केसेस हम डिस्कस करते हैं। मान लो सबसे पहले हम ऐसा केस डिस्कस करते हैं कि मान लो कोई एक ये रोड है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर से यहाँ पे r ये डिस्टेंस है, r ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मान लो इधर की तरफ कोई एक फोर्स लग रहा है और यहाँ की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों तरफ इधर दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। अभी मैं अगर फॉर्मूलेज में ना जाऊँ, ठीक है, अभी मैं फॉर्मूलेज में नहीं जाती हूँ, और सिर्फ मान लो यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, अगर दोनों ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, मान लो मैं ऐसे नीचे लेकर जा रही हूँ, है ना, तो दोनों तरफ अगर नीचे जा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो क्या ये शो कर रहा है, ट्रांसलेशनल शो कर रहा है, रोटेशनल नहीं शो कर रहा, घूम नहीं रहा, राइट। अब इसी को ही हम फॉर्मूले से एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, देखो, तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फोर्स की, मान लो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो यानी कि यहाँ एफ नेट तो 0 नहीं है, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर एफ नेट 0 के इक्वल नहीं है, अगर एफ इक्वल टू 0 होता है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है ना, और यहाँ पर एफ नेट 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। अब यहाँ बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो आप कह रहे थे ये ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है, तो ट्रांसलेशनल मोशन अलग होता है, इक्विलिब्रियम अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है और ये मूव करने लग गया, तो इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, बैलेंस कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, तो ये शो नहीं करा, नॉट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है इसके पास, फिर कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा बैलेंस कर रखा है इसने, घूम नहीं रहा ना, तो घूमना इसने बैलेंस कर रखा है, तो घूमने वाले को क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल, यानी कि इट हैज सम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बट हाउ, अब रोटेशनल के पास हम जाने के लिए हमारे पास टॉर्क होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ एफ नेट तो जीरो है नहीं, तो टॉर्क कैसे जीरो हो जाएगा, तो उसके लिए देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो आर एफ क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे आर ये है, एफ ये है, 90 डिग्री हो गया, साइन 90 इज 1, तो मैं इसको नॉर्मली क्या लिख सकती हूँ, आर एफ लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर इसको यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है तो यानी कि इसको ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इधर ये इधर घुमा रहा है तो इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम कन्वेंशनली क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर ये इधर की तरफ लग रहा है और इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एफ इसकी वजह से पॉजिटिव, ये एफ इसकी वजह से नेगेटिव, और दोनों ही क्या है, सेम अमाउंट में है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों की वजह से, एक एफ पॉजिटिव एक एफ नेगेटिव, ठीक है। तो उसकी वजह से जो टॉर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो, जिसका मतलब क्या हुआ, इट हैज सम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि रोटेशन इसने बैलेंस कर रखा है, घूम नहीं रहा, रोटेट नहीं कर रहा, तो इट हैज सम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या हम कह सकते हैं नेट मूवमेंट ऑन रोड विल बी जीरो। नेट मूवमेंट, घूम तो नहीं रहा ना, इसका मतलब यही हुआ ना, टॉर्क का मतलब क्या होता है, नेट मूवमेंट जो है टॉर्क की वो क्या है, जीरो, घूम नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, जिसके अंदर हमने क्या है, इसे हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसके पास रोटेशनल नहीं है, सॉरी जिसके पास ट्रांसलेशनल नहीं है बट रोटेशनल है। दूसरी बात अगर हम करें कि मान लो ये अगेन एक रोड है, ठीक है। अब इसके पास यहाँ पर इधर एक फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एफ नेट जो है ना वो मेरा जीरो है, क्यों, अगर मान लो सेम फोर्स लग रहा है, एक तरफ अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन कन्वेंशंस लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टी डायरेक्शंस में ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो गया मेरा, जीरो। नेट फोर्स आते ही जीरो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या अचीव हो गया है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशनल बैलेंस, यानी कि अब वो ऐसे मूव नहीं करेगा। कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, इसको मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊँ, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊँ, तो ये क्या करेगा, घूमेगा ना, सीधी सीधी मूव थोड़ी करेगा। तो इसने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि ट्रांसलेशनल बैलेंस कर लिया है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सीधा तो मूव नहीं करेगा, अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगी तो, ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो, अब ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो अब देखने से पता चल रहा है क्या होगा, ये घूम रहा है ना, तो यानी कि इसके पास क्या आएगा, इसके पास कौन सा मोशन आ जाएगा, रोटेशनल मोशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अब देखना यहाँ पर, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब कभी भी एक बॉडी के ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा हो, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा हो, ठीक है, और दोनों फोर्सेस जो हों आपस में इस तरीके से ऑपोजिट हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो, और उसे हम बोलते हैं कपल, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। एंड वहाँ पर जो टॉर्क होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि वो घूमेगा, डेफिनेटली घूमेगा, तो इसे हम कपलिंग फोर्स भी बोलते हैं। And this situation is called couple and the force is called coupling force, ठीक है। तो यानी कि ये रोटेशनल मोशन शो करेगा, यानी कि इसके पास नॉट, अगर ये आ चुका है नॉट रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो ये सिचुएशन क्या है आपकी, जिसके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि उसने रोटेशन तो अपनी बैलेंस नहीं करी, घूम गया, ठीक है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन उसने अपना बैलेंस कर लिया, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम उसका आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अब वो क्या होते हैं, लेट अस डिस्कस। तो हम फर्दर इक्विलिब्रियम को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑल्सो हैज़ 3 मोर टाइप्स, वन इज स्टेबल एंड अनदर इज अनस्टेबल एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बॉडी गेन कर लेती है इसकी ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जैसे कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया, ऐसे हिलाया, हल्का सा हिलाया, सॉरी, तो इसको मैंने हल्का सा ऐसे हिलाया, जैसे मैंने इसको हल्का सा हिलाया तो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई, ऐसे घूम के फिर से अपनी पोजीशन पे आ गई, तो इसे हम बोलते हैं
तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अनस्टेबल क्या होता है, इट गेट्स फर्दर डिस्प्लेस्ड व्हेन बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि अब जैसे ये बॉडी है, इसको मैं हल्का सा हिलाया और ये बिल्कुल ही डिस्प्लेस हो गई अपनी पोजीशन से, तो इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूट्रल, स्टेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। यानी कि अगर मान लो ये यहाँ पे बॉडी पड़ी है, इसको मैं हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस करा, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तो मूवमेंट में चली गई, लेकिन अब यहाँ आकर फिर से इसने क्या अचीव कर लिया, बैलेंस अचीव कर लिया, यहाँ पर भी इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो हल्का सा डिस्प्लेस करने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम अचीव कर ले तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगेन कि अगर ये कोई बॉडी है, हल्का सा मैंने डिस्प्लेस किया, नहीं हिली अपनी पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हल्का सा किया, गिर गई, खत्म हो गई, इधर उधर डिस्प्लेस हो गई, तो दैट इज अनस्टेबल। अगर ऐसे किया, अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस हुई, वहां जाकर भी उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। इसी से रिलेटेड अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6.7, वो करते हैं। तो एग्जाम्पल 6.7, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। क्या कह रहा है, शो दैट द मूवमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मूवमेंट्स। तो कपल की जो मूवमेंट होती है, यानी कि एक ऐसी बॉडी के ऊपर जब दो डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहे होते हैं, ठीक है, तो डिपेंड नहीं करता आप किस पॉइंट से उसकी मूवमेंट्स काउंट कर रहे हो। जैसे कि मान लो ये एक रोड है, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं कि मान लो ये कोई एक रोड है AB, ठीक है, आपने इसको एक फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है F1, एक फोर्स इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लग रहा है F2। तो अगर मैं इसका कहीं भी किसी भी पोजीशन से इसकी मूवमेंट काउंट करती हूँ, मान लो ये कोई पोजीशन O है, इस पोजीशन से अगर मैं इसकी मूवमेंट काउंट करती हूँ, ठीक है, कि ये यहाँ से कितनी दूर है फोर्स, ये यहाँ से कितनी दूर है फोर्स, उसके बाद मैं इसका टॉर्क फाइंड करूँ, तो वो जो उसका मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कपल, यानी कि दैट इज जो उसका टॉर्क है, वो इस पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता। वो चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, इस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। ओके, तो इसको देखते हैं कैसे, कि अगर मान लो मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये पॉइंट इससे कितनी दूर है, मान लो ये R1 वेक्टर दूर है, ठीक है, और ये मान लो ये यहाँ से R2 वेक्टर दूर है। ठीक है, ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे नेट टॉर्क निकालती हूँ, तो नेट टॉर्क क्या होता है, नेट टॉर्क होता है R क्रॉस F होता है। अब नेट क्या होगा, इसके लिए 1 इसके लिए, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो R1 क्रॉस F1, ठीक है, प्लस R2 क्रॉस F2, लेकिन F2 इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ F1, सो वी विल टेक नेगेटिव F2, ठीक है, माइनस F2। अगेन इसको हम माइनस को बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा R1 क्रॉस F1 माइनस R2 क्रॉस F2, ठीक है, क्रॉस F2। लेकिन अब हम मानते हैं कि ये कपल है, कपल मतलब कि इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, तो ये हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको F लिख देते हैं, तो हो जाएगा R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F। ठीक है, अब F कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ध्यान से, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर कॉमन लेना ना तो इसको आगे लिख लेंगे, बट नहीं, हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत मैटर करता है कि आपका फर्स्ट वेक्टर कौन सा है और सेकंड वेक्टर कौन सा है। यहाँ फर्स्ट वेक्टर R है आपका, है ना, तो यहाँ पर ये R1 माइनस R2 ये अंदर रहेगा, क्रॉस करके कॉमन लेना है तो ये फिर भी कहाँ रहेगा, पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेट। ठीक है, अब ये R1 माइनस R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये R1 माइनस R2 क्या है, ठीक है, तो देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये AB इसकी क्या है, एक रोड है, ये इधर की तरफ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल लॉ से वेक्टर एडिशन फाइंड करना सीख रखा है। कैसे होता है ट्राइंगल लॉ से, कैसे निकालते हैं, मान लो अगर ये A वेक्टर है, ठीक है, और मान लो ये B वेक्टर है, ठीक है, तो क्या होता है, C वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, ये होता है ना, C वेक्टर इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखूं कि किसका ऐसे कौन सी दो वेक्टर्स ऐसे पोजीशंस में लगे हुए हैं,
है ना। तो देखो कौन से लगे हुए हैं, तो ये देखो एक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और ये ऐसे लगा हुआ है ना। और ये इसका रिजल्टेंट ये बन रहा है कि पहले का टेल और अगले का हेड ये बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये क्या है R2 वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, ये किसके रिजल्टेंट इसके वेक्टर के हैं, तो R1 वेक्टर के हैं, ठीक है। मुझे तो R1 माइनस R2 चाहिए था ना, तो इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, AB की आ गई, तो यहाँ हम वैल्यू लिख देते हैं AB की, ये हो जाएगा AB वेक्टर क्रॉस F, ठीक है। तो आपने देखा कि मोमेंट ऑफ कपल दैट इज द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन, ये O तो कहीं आया ही नहीं, क्या आया, सिर्फ आपकी ये AB आई है। तो O चाहे आप यहाँ ले लेते, O चाहे आप यहाँ ले लेते, चाहे यहाँ ले लेते, आंसर में क्या आना था, AB आना था। तो पोजीशन जो होती है उसकी किस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो वो मोमेंट ऑफ कपल के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 6.7। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।